यूपी गढ़ के सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। मैं दीपांशु, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और इस समय जो बच्चे यूपी कैट की तैयारी करके 2026 की जो सीट पाए हैं या वो बच्चे जो अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तब भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में सारी चर्चा होंगी एडमिशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक। तो अगर आपके आपके जो जो सवाल हैं, पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या सवाल आपके हो सकते हैं। उन सारे सवालों का आपका जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल, इस बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि काउंसलिंग में क्या मैं सेकेंड काउंसलिंग जैसे कि अभी हुई है और उसमें जो लोग एडमिशन ले लेंगे, क्या वो थर्ड काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग या स्पेशल काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या फिर जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे वो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो एडमिशन ले चुके हैं वो थर्ड ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस सारे विषयों में चर्चा करेंगे। साथ ही में कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के समय ले जाने हैं या एडमिशन के टाइम ले जाने हैं, जो सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग के बच्चे हैं। जैसे कि 17 को होना है आपका रिपोर्टिंग, जो बच्चे सेकेंड काउंसलिंग में सीट पाए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और अब चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन छात्रों की जो अभी एडमिशन लेने आए हैं, जिनको सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है। और उनका एक सवाल और भी होगा कि अगर मैं एडमिशन ले पाऊंगा तो क्या थर्ड काउंसलिंग में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एडमिशन कराने आ रहे हैं तो आपको जो थर्ड काउंसलिंग है, अगर आपने सेकेंड काउंसलिंग में सीट आपको अलॉट हुई या फर्स्ट में हुई थी, आपने अपग्रेडेशन लिया और फिर सेकेंड में आपको नहीं मिला, इसके बाद आप सेकेंड काउंसलिंग में सोच रहे हैं कि अब मैं एडमिशन ले लेता हूं जो विश्वविद्यालय या जो मुझे कैंपस मिला है, तो आप अगर इसमें एडमिशन ले लेते हैं इस काउंसलिंग में, तो आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा केवल ऑफलाइन काउंसलिंग और ऑफलाइन स्पेशल काउंसलिंग। इन काउंसलिंगों में क्या होता है कि इनकी डेट आती है, डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको रैंक वाइज यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, जौन यूनिवर्सिटी पेपर कराती है। जैसे इस बार बांदा कराई है तो आपको बांदा ऑफलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन स्पेशल काउंसलिंग वहीं करानी होगी और वहीं आपको सीट मिलेगी, तब बताया जाएगा। और उन बच्चों के लिए, जैसे कोई सोच रहा है कि मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ, ठीक है, तो एडमिशन लेने के बाद आपकी जो फीस डिपॉजिट होगी उसका क्या होगा। अगर मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है तो आपकी फ़ीस में मैं बता दूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो यहाँ फ़ीस जमा करेंगे वो फ़ीस आपकी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर नहीं करी जाएगी तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी। आपको कुछ प्रोसेस है वो करनी होती है, बाद बाकी सारा यूनिवर्सिटी करती है। आपका डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ पहुँचाना हुआ, हर काम आपका वहीं हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर आप मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, क्या होगा, तो सब यूनिवर्सिटी करेगी अगर आप पहले से ही एडमिशन ले चुके हैं। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरी बात की, हमारा जो जो स्टूडेंट हैं जो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं बताऊं, अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में आपने फर्स्ट काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया था, सेकेंड में आपको नहीं मिला, और थर्ड अगर आप चाहते हैं कि मुझे थर्ड काउंसलिंग भी करानी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन जो है थर्ड सेकेंड काउंसलिंग में नहीं लेना है। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑफलाइन में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये पार्टिसिपेशन की बात थी। बात बाकी अगर काउंसलिंग के रिलेटेड आपका कोई अब कमेंट रह जाता है, कोई प्रश्न, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। अब आगे बात की, जो छात्र अब एडमिशन लेने आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, काउंसलिंग में उनको सीट मिल गई है, तो जो छात्र काउंसलिंग में एडमिशन लेने आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करी जाए तो आप जैसा कि जानते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन में लगाया हुआ है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लाना कंपलसरी होता है। साथ ही में आपको मेन डॉक्यूमेंट जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो लाना होता है, ओरिजिनल कॉपी। साथ ही में आपको जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट हैं, तो चाहे वो बात करी जाए डॉक्यूमेंट, आप अब एक मेन दो डॉक्यूमेंटों की और बात कर लेता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये दो सर्टिफिकेट बनते हैं, एक आपके पिताजी के नाम से, एक आपके नाम से। इसमें क्या लिखना है
कैसा होता है और साथ ही में मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होता है। अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन है, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर अभी मैसेज करें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। जवाब देने के बाद आप कमेंट करें, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। और साथ ही में मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। नॉर्मली एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, बाद बाकी आप सब नॉर्मल होता है। देन आपसे बात करी जाए, आप अगर जो भी ये डॉक्यूमेंट है आपको लाना ही लाना है। साथ ही में अब बात करते हैं कि जिस दिन आप हॉस्टल पहुंचेंगे तब क्या होगा हॉस्टल के लिए। अब ये हॉस्टल कब पहुंचना है, जिस दिन आप एडमिशन लेने आएंगे उस दिन आपको एक डेट दी जाएगी। उस दिन यूनिवर्सिटी आपको तत्काल प्रभाव में बुलाया जाएगा। आप एक दिन पहले से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको हॉस्टल मिलेगा। आप हॉस्टल में जैसे कि अभी ओल्ड कैंपस मिलेगा, जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आप आएंगे तो ओल्ड कैंपस का कृषक छात्रावास उनको अलाट किया गया है। अगर आपको जानना चाहते हैं, आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कोई हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं कि किस बैच बच्चे कहाँ रहेंगे या कौन से कोर्स के बच्चे कहाँ रखे जाएंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं आपको भेज दूंगा डिटेल कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा। तो आपको पहले से ही पता होगा वहाँ एडवाइजर और वार्डन का मोबाइल नंबर, एडवाइजर नहीं केयर टेकर का और वार्डन का मोबाइल नंबर। अब केयर टेकर वार्डन क्या होता है, हर हॉस्टल में एक प्रोफेसर होते हैं, उनको वार्डन बनाया जाता है ताकि बच्चों को देख रेख में, उनकी समस्याओं को सुनने में, उनके डॉक्यूमेंट की कार्रवाई जो भी है उनको वो देखते हैं। केयर टेकर वहाँ की सुरक्षा के लिए होते हैं। हॉस्टल की कोई समस्या होती है तो बच्चा केयर टेकर से संपर्क करता है। देन हर हॉस्टल में एक मेस होती है जहाँ प्रॉपर तरीके से खाना मिलता है और उस खाने का पेमेंट हर बच्चे को पर मंथ के हिसाब से करना होता है। अगर आप किसी भी कोर्स के बच्चे हैं तो आपने एडमिशन फीस जमा कर दी, हॉस्टल फीस जमा कर दी। इसके बाद हॉस्टल फीस आपको जो केयर टेकर है, वार्डन है, वहाँ उस ऑफिस में आपको हॉस्टल के ही ऑफिस में जमा करनी है। रसीद जो हॉस्टल की है, फीस तो आपकी यूनिवर्सिटी के बैंक में ही जमा होगी, लेकिन जो रसीद होती है वो आपको केयर टेकर के पास ही मिलती है। केयर टेकर से आप रसीद लेंगे, उस रसीद को फिल करेंगे, फिर उस रसीद को बैंक में ले जाएंगे, पैसे जमा करेंगे, उस रसीद से ही पैसे जमा होते हैं। तो एक उसमें से एक रसीद बैंक रख लेगा। 3 रसीद आपको दी जाएंगी, जिसमें से कुछ एक DSW ऑफिस के पास और एक आपके जो केयर टेकर है उसके पास जमा कर दी जाएगी हॉस्टल का। ये सारी बातें हैं। खाने की बात रहेगी पर मंथली, किसी में 3200, किसी में 2800, किसी में 3800। हर मैच का अलग अलग है, उसके मेन्यू के हिसाब से पर मंथ ये आपको देना होता है मंथली। तो ये हॉस्टल और मैच का हो गया। बाद बाकी आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड या और कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, आप इंस्टाग्राम पे बिल्कुल निसंकोच होकर मैसेज करिए, आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। हमारे इसी चैनल पे कुछ नहीं आपको आ रहा है, कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको हॉस्टल जाना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इन सारी चीज़ों की बात आपसे मैं कमेंट में या इंस्टाग्राम के मैसेज पे कर दूंगा। सुबह आप मैसेज करेंगे, शाम तक आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। बाद बाकी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए एग्री दीपांशु के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।